तेजस MK2 में इस्तेमाल होने वाले वेपन प्लेटफॉर्म्स को पहले से ही ADA की तरफ से फाइनलाइज किया जा रहा है, जिसमें रशियन ऑरिजिन वेपन को इग्नोर करके इंडियन और यूरोपियन ऑरिजिन वेपन्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। फॉर्मल टेंडर साइन होने से पहले ही इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को HAL की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डिलीवर करने का प्लान किया गया है। चाइनीज ऐप्स को बैन करने की वजह से चाइना की तरफ से अभी भारत को बायलैटरल रिलेशन को रद्द करने की धमकी दिया जाने लगा है। रिपब्लिक डे के अवसर पर BSF की तरफ से भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में इतनी बड़ी फ्लैग को लहराया गया था, जो कि पाकिस्तान के अंदर से भी दिखाई पड़ रहा था। और फ्रांस की तरफ से अभी 3 और राफेल को भारत को डिलीवर किया जा रहा है और इन राफेल्स को फ्रांस से भारत लाने के लिए UAE की तरफ से भारत को मदद किया जाने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 को लेकर है। जैसे कि अभी एक खबर सामने आई है कि तेजस MK2 को जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच अभी तेजस MK2 के लिए वेपन पैकेज को भी फाइनलाइज किया जा रहा है। आप सभी को ये बात पता है कि भले ही कोई एयरक्राफ्ट कितना बेहतर हो, लेकिन बिना वेपन के इसका कोई फायदा नहीं होता है। इसी वजह से अभी पहले से ही तेजस MK2 के लिए वेपन पैकेज को फाइनलाइज किया जा रहा है। अब अभी तेजस MK2 के लिए एक वाइड वैरायटी के वेपन सिस्टम को ऑप्शन के तौर पर रखा जा रहा है, जिनको तेजस MK2 में आगे चल के इस्तेमाल किया जा सकेगा। बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पर आपने देखा होगा हर किसी वेपन को किसी स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी तेजस MK2 को तैयार करने का फैसला किया गया ताकि फ्यूचर में हम बेहतर से बेहतर वेपन प्लेटफॉर्म को इसमें इस्तेमाल कर सके। अब इसकी बेसिक वेपन्स या स्टैंडर्ड वेपन्स के बारे में बात करें तो इसमें सभी इंडियन ऑरिजिन मिसाइल जैसे कि अस्त्र सीरीज की Mark 1, Mark 2 और Mark 3 जैसे मिसाइल आराम से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। साथ ही इसमें स्टैंड अप स्ट्राइक करने के लिए भी स्कैल्प मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया, जिसके लिए ADA की तरफ से टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट को स्टडी किया जा चुका है, जिसके मुताबिक तेजस MK2 में स्कैल्प जैसे मिसाइल को आगे चल के इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी स्कैल्प मिसाइल को सिर्फ हमारे राफेल से ही फायर किया जा सकता है, जो कि एक लो ऑब्जर्वेबल क्रूज मिसाइल है। इसके साथ तेजस MK2 में स्पाइस 2000 और क्रिस्टल में जैसे मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। वैसे इन दोनों मिसाइल और बॉम्ब के बारे में आप सबको पहले से अच्छी तरीके से पता होगा, जिनको अभी हमारे मिराज 2000 में इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर अगर रशियन ऑरिजिन वेपन सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ अभी KS-31 एंटीशिप मिसाइल को और ब्रह्मोस NG मिसाइल का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, लेकिन इसमें रशियन ऑरिजिन R-73 या R-77 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डाटा अभी तक नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि इसके जगह पर यहाँ पे अस्त्र मिसाइल की अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें BVR एंगेजमेंट के लिए अस्त्र मिसाइल की Mark 1, Mark 2 या Mark 3 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही क्लोज रेंज की एंगेजमेंट के लिए इसमें अस्त्र मिसाइल की आयर वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह कि हमारा जो भी इंडिजिनस वेपन सिस्टम रहेंगे उन सभी को हम जब चाहे तब इसको तेजस MK2 में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को लेके। आप सबको ये बात पता है कि कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की सेगमेंट में हम पाकिस्तान से अभी तक पीछे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी जब से अपाची हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए हैं तब से हम इस सेगमेंट में पाकिस्तान से तो काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन चाइना से हम अभी भी पीछे हैं, क्योंकि चाइना के पास एक बहुत ही बड़ी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की फ्लीट मौजूद है, जबकि हम चाहकर भी उतने सारे अपाची हेलीकॉप्टर को खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि ये काफी महंगे पड़ते हैं। लेकिन हमारे पास अपने खुद की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मौजूद है, और जैसे ही लद्दाख में चाइना के साथ फेस ऑफ हुआ था उसके तुरंत बाद ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की 3 प्रोटोटाइप को लद्दाख में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, जहां पर उनको अपाची हेलीकॉप्टर के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी बीच डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए भी अप्रूवल दिया गया था, लेकिन अभी HAL की तरफ से अपने इंटरनल फंड का इस्तेमाल करके 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाया जा चुका है, जिनमें से 2 हेलीकॉप्टर को मार्च तक डिलीवर कर दिया जाएगा, जिनमें से एक एयरफोर्स और एक आर्मी इस्तेमाल करने वाली है। बाकी इसके बाद इन 15 हेलीकॉप्टर के लिए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाएगा, जिसमें 10 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी और 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी जो 2 हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया जाएगा ये इन्हीं 15 में से 2 यूनिट होने वाले, जिनको फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले ही HAL की तरफ से डिलीवर किया जाएगा। HAL का कहना है कि पहले ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लद्दाख में और सियाचिन में टेस्ट किया जा चुका है और ये सभी ट्रायल को कंप्लीट कर चुकी है, और अभी HAL की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर करने के लिए इसकी एक नई हैंगर को भी तैयार किया गया है, जहां पर साल भर में लगभग 30 हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है।
अगला अपडेट डिफेंस बजट को लेके है। भारत और चाइना के बीच चल रही फेसअप की वजह से आप सभी को पता होगा कि हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया है, चाहे वो लॉजिस्टिक को लेके हो या फिर वेपन्स को लेके हो। पिछले कुछ महीनों में भारत की तरफ से काफी सारे नए डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदा गया है, लेकिन अभी अगर हमारी डिफेंस बजट में कोई खास इंक्रीज नहीं किया जाता है तो ये हमारी आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए आगे चल के मेजर इशू बन सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे काफी सारे मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे वो नेवी की सबमरीन डील हो या फिर इंडियन एयरफोर्स की MMRC टेंडर हो। इसी वजह से अभी हमारी तीनों सर्विस की तरफ से अपनी बजट में बढ़ोतरी करने का उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस साल पेंडेमिक की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हमें थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और जो बजट यहाँ पे पेश किया जाने वाला है इसमें मेनली हेल्थ केयर सेक्टर या फिर हमारे इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, जिस वजह से अभी डिफेंस सेक्टर की बजट में कोई खास इंक्रीज होने का उम्मीद नहीं किया जा रहा है। और अगर इस साल डिफेंस बजट में ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जाता है तो ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज के ऊपर भी काफी असर डालने वाला है, क्योंकि 2021 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और हो सकता है 2021 में भारत को चाइना के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ भी कोई शॉर्ट टर्म की कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना की तरफ से अभी जैसे बर्ताव किए जा रहे हैं उसे लगता है चाइना भारत के साथ जंग छेड़ने की मूड में है और इसका फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर सकता है। अगला अपडेट भी भारत और चाइना को लेके। आप सभी को पहले से ही पता है कि भारत की तरफ से टिकटॉक समेत 58 एडिशनल चाइनीज ऐप्स को पिछले साल जून के महीने में बैन कर दिया गया था और अभी एक बार फिर से इन ऐप्स के ऊपर परमानेंट बैन लगाने की बात सामने आई है। इसी बात को लेकर अभी चाइना की तरफ से एक तरीके से भारत को धमकी दिया जा रहा है और चाइना का कहना है कि चाइनीज कंपनी भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ मैच करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से अपनी सभी कंपनियों को बताया जा चुका है कि वो वर्ल्ड ट्रेड रूल्स का पालन करें, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना की जो ऐप्स है उनको भारत की तरफ से बैन करके रखा गया है और इसमें भारत की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी को इशू बनाकर चाइनीज ऐप्स को बैन करके इंडियन मार्केट से दूर रखा जा रहा है। और अगर भारत आगे से ऐसा करता है तो चाइना इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक रूल है उसका वायलेशन मानते हुए कंप्लेन करने वाला है और चाइना के मुताबिक भारत के ऐसे करने से चाइनीज कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है और इसी वजह से अगर भारत ऐसा करता है तो आगे चल के भारत और चाइना की जो बायलैटरल रिलेशन है वो काफी हद तक खराब होने वाले हैं। अभी चाइनीज कंपनियों का ये भी कहना है कि वो भारत की सभी रूल्स और रेगुलेशन को मानने के लिए तैयार हैं और भारत और चाइना दोनों की म्यूचुअल बेनिफिट को देखते हुए इकोनॉमिक ट्रेड और कोऑपरेशन को भी एस्टेब्लिश करने का प्रस्ताव चाइना की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कई फेज में और कई चाइनीज ऐप्स को बैन किया जा चुका है। इसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन ByteDance कंपनी के थे और उसको अभी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अभी आप सोच सकते हैं कि इससे चाइना को किस हद तक नुकसान हो रहा है कि वो इस बात को लेके बायलैटरल रिलेशन को खराब करने की धमकी दे रहे हैं। अगला अपडेट VSF को लेके। कल रिपब्लिक डे के अवसर पर VSF की तरफ से इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर में लगभग 131 फुट ऊंची तिरंगे को लहराया गया था और इस तिरंगे की साइज की बात करें तो साइज में लगभग 30 फुट और 20 फुट के था। ये तिरंगा इतना ऊंचा और इतना बड़ा था जो कि पाकिस्तान में भी काफी अंदर तक दिखाई पड़ रहा था और इस रिपब्लिक डे के अवसर पर जम्मू में लहराए गए सभी तिरंगों में से इसको सबसे बड़ा तिरंगा बताया गया है। इसको VSF के इंस्पेक्टर जनरल NS जमवाल की तरफ से होस्ट किया गया था और अभी तक इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर में फहराए गए तिरंगे में से इसको सबसे बड़े फ्लैग की लिस्ट में डाला गया है। वैसे इसको लुपिन फाउंडेशन की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था, साथ ही जम्मू एंड कश्मीर की टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसको स्पॉन्सर किया गया था। इस तिरंगे को बॉर्डर आउटपोस्ट ऑक्टोई में प्लेस किया गया जो कि जम्मू बॉर्डर के पास एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है और स्पेशली जो लोग घूमने के लिए वहाँ पे जाते हैं उनके लिए एक मेजर लैंडमार्क वहाँ पे बन सकता है और इसी अवसर पर वहाँ पर काफी सारे अलग अलग तरह के कल्चरल एक्टिविटी अरेंज किए गए थे। अगला अपडेट राफेल को लेके। कुछ ही समय पहले ही फ्रांस में मौजूद इंडियन एम्बेसी की तरफ से किए गए ट्वीट से पता लगा है कि फ्रांस की तरफ से अभी 3 और राफेल एयरक्राफ्ट को भारत के लिए रवाना किया जा चुका है। ये राफेल अभी सीधे फ्रांस से भारत आने वाले और इसी बीच इनको एक बार यूएई की एरियल टैंकर की तरफ से मिड एयर में रिफिल किया जाएगा और ये कल रात को लगभग 11 बजे के आसपास हमारी जामनगर एयरबेस में लैंड करने वाले हैं। तो अभी कुल मिलाकर हमारे पास 11 राफेल होने वाले हैं और फ्रांस की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक वो इनको सही टाइम पर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर 2016 में फ्रांस और भारत के बीच साइन किए गए डील के बाद फ्रांस की तरफ से पिछले साल जुलाई के महीने में राफेल की डिलीवरी करना शुरू किया गया था और सबसे पहले फेज में फ्रांस की तरफ से 5 राफेल डिलीवर किए गए थे। फिर सेकंड बैच के तौर पर फ्रांस की तरफ से 3 राफेल को नवंबर में डिलीवर किया गया था और अभी 3 और राफेल डिलीवर किए जाएंगे और साथ ही अभी ये भी बताया जा रहा है कि मार्च तक और 4 राफेल भारत को डिलीवर किए जा सकते हैं।
इसके अलावा फ्रांस की तरफ से भी राफेल को फर्दर भारत को भी ऑफर किया जा रहा है, जिसमें ये डील पूरा होने से पहले ही फ्रांस अभी फॉलोन ऑर्डर के तौर पर एडिशनल राफेल डील को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो 30% कम कीमत पर भारत को ऑफर कर रहे हैं। और अगर भारत यहाँ पर एडिशनल राफेल के लिए ऑर्डर प्लेस करता है तो इनको भारत में ही मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया गया है और इनको भारत में बनाने के बाद फ्रांस की तरफ से 70% के आसपास लोकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेकर, जैसे कि रशिया की तरफ से भी बताया गया है कि भारत को S-400 सिस्टम की पहली यूनिट को इसी साल की सितंबर तक डिलीवर किया जाएगा। और अभी रशिया में S-400 सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इंडियन क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग देना भी शुरू किया जा रहा है। इसी बात को लेकर अभी कई सारे सवाल किए जा रहे हैं कि ट्रंप सरकार की तरफ से भारत को S-400 डील में काफ़ी सारा वेवियर और छूट दिया जा रहा था, जबकि बाइडेन सरकार आने के बाद भारत को इसमें वो डील देंगे या नहीं देंगे, इस बात को लेकर काफ़ी सवाल किए जा रहे हैं। और हो सकता है यहाँ पर वो भारत के S-400 डील के ऊपर कैट्स को भी लागू कर सकते हैं। वैसे अभी तक इसको लेके कोई भी क्लियर स्टेटमेंट सामने नहीं आया, पर फिर भी हमारे स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल ही में ही भारत की तरफ से चाइना को काउंटर करने के लिए फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल से काफ़ी सारे फ्रेश डिफेंस डील किए गए थे और इसमें भारत की पॉलिसी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहा है, जिसमें कोई भी दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। साथ ही यूनाइटेड स्टेट और रशिया अच्छी तरीके से भारत की पोजीशन के बारे में जानते हैं और एक तरफ यूनाइटेड स्टेट के साथ भारत का डिफेंस रिलेशन समय के साथ बेहतर होता जा रहा है, जबकि रशिया हमारा पुराना डिफेंस पार्टनर है और भारत यहाँ पर एक तरीके से बैलेंस को मेंटेन करके चल रहा है। लेकिन जब से टर्की के ऊपर यहाँ पे सैंक्शन लगाया गया है, तब से भारत की S-400 डील के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि अगर नेटो कंट्री होने के बाद भी टर्की के ऊपर सैंक्शन को लगाया जा सकता है तो भारत के ऊपर क्यों नहीं लगाया जा सकता है। इसी बात को लेकर हमारे अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट भी लगभग सेम तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट को लेकर टर्की और भारत का सिचुएशन काफ़ी अलग है और अभी यूनाइटेड स्टेट भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर भी मानता है। और अगर इसके बावजूद भी भारत पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सैंक्शन लगाया जाता है तो अभी तक भारत और यूएस की रिलेशन जिस हद तक बेहतर हुआ है वो वापस 90s के दौर तक पीछे जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।